हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई प्रेजीत सीरीज एट लर्नो हब। मैं हूं अद्विज और मेरे साथ आप पढ़ रहे हो फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnohub.com। जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी सभी चैप्टर्स के सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। तो जेई सीरीज में काइनेटिक थ्योरी चैप्टर हम कर रहे थे, राइट। पहला पार्ट हमने कर चुका है। दूसरे पार्ट में हम समझेंगे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट को। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पहला टॉपिक हमारा आता है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो यहाँ पे देखो एक वर्ड है फ्रीडम। फ्रीडम मतलब क्या? फ्रीनेस या फिर फ्री होना, राइट, आजादी। तो ये देखो, ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, इसके वर्ड में इसका मतलब छुपा है कि ये जो आजादी है, सपोज मेरे पास एक पार्टिकल है, ये फ्री है, फ्री पार्टिकल एक फ्री स्पेस में है, तो ये कहाँ कहाँ जा सकती। आपको अगर घर से छोड़ दिया जाए कि ठीक है आप आज़ाद हो, आप जहाँ घूमना चाहो जाओ, तो आप कहाँ कहाँ जाओगे? कभी खेलने जाओगे, कभी घूमने जाओगे, कभी मूवी देखने जाओगे। तो जो जो काम आप करोगे वो एक एक डिग्री होती जाएगी, ठीक है। उसी तरह से अगर आप सोचो कि एक पार्टिकल जिस जिस एक्सिस में, जिस जिस डायरेक्शन में जाएगा, वो एक उसकी डिग्री होगी। अब देखो, ये अगर पार्टिकल है मेरे पास, सपोज एक कहते हैं मोनो एटॉमिक एक कोई भी एक पार्टिकल है, ठीक है। अब इसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं? देखो, जब हम वेक्टर्स में पढ़ रहे थे कि पोजीशन को डिफाइन करते थे, तो कैसे करते थे कि एक्स कोऑर्डिनेट लेते थे, वाई कोऑर्डिनेट लेते थे, जेड कोऑर्डिनेट लेते थे, ठीक है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या कहता है कि ये ट्रांसलेट भी कर सकती है, मतलब सीधी सीधी मूव कर सकती है, रोटेट भी कर सकती है, राइट, वाइब्रेट भी कर सकती है। ये तीन चीजें ये कर सकती है। और किधर कर सकती है? तो तीनों एक्सिस में कर सकती है। मतलब अगर मैं सिंपल से इसकी पोजीशन को बताऊं, अगर मैं यहां पे फ्री स्पेस में रख दे रहा हूं पार्टिकल, तो मैं इसके पोजीशन को कैसे डिफाइन करूंगा? मैं बता चुका हूं बहुत पहले मोशन इन अ प्लेन चैप्टर में कि ये एक्स एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, वाई एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है, जेड एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे है। अगर इन तीनों कोऑर्डिनेट्स मैं बता दिया तो मैं इसके पोजीशन को इजीली डिफाइन कर सकता हूं। तो एक तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं कि जितने कोऑर्डिनेट्स चाहिए उसे डिफाइन करने के लिए, उसके पोजीशन को डिफाइन करने के लिए। और दूसरी तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम ये दिखा सकते हैं कि द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज इन विच अ मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन मूव इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, इज कॉल्ड अ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। इंडिपेंडेंट वे, कितने इंडिपेंडेंट तरीके से एक मॉलिक्यूल मोशन कर सकती है, मूव कर सकती है। अब उस मूवमेंट में क्या क्या हो सकता है? ट्रांसलेशन हो सकता है, राइट, और क्या हो सकता है? रोटेशनल मोशन हो सकता है, और क्या हो सकता है? वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है। वाइब्रेशनल मोशन हो सकता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम डिनोट करते हैं एफ से, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम एक नंबर होती है। क्या होती है? एक नंबर होती है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, मतलब एक नंबर बताएगी। तो इसकी यूनिट होगी कोई? नहीं होगी। ओके, तो आगे अब हम समझते हैं कि अब अलग अलग मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस पढ़ रहे हैं, तो इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के लिए उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम कैसे डिफाइन करेंगे उसे समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोनो एटॉमिक गैस अगर है, पहला क्या हमने लिया? मोनो एटॉमिक गैस, ठीक है। मोनो एटॉमिक गैस मतलब एक ही एटॉम वाला। फॉर एग्जांपल जैसे नोबल गैसेस हो जाते, हीलियम, आर्गन, राइट, इस तरह के। तो इसमें क्या है? एक ही एटम है, ठीक है। इसे में देखो, ये रहा हमारे पास एक एग्जांपल, मोनो एटॉमिक गैस। अब ये मोशन किस तरह से कर सकती है? सपोज मैंने एक एक्सिस बना दी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। कोऑर्डिनेट समझ में आ रही? मतलब ये अगर एटम यहां रखूं तो ये इधर मूव करेगी, इधर भी कर सकती है, इधर भी कर सकती है। तो इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने हो गए? ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 3, ठीक है। अच्छा, डिग्री ऑफ फ्रीडम को इस तरह से लिखते हैं और
यहां पे मैं लिखूंगा रोटेशनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, ट्रांसलेशन के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, तो जनरली हम क्या करते हैं ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में वाइब्रेशंस के डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट करके रखते हैं। क्या करके रखते हैं? वाइब्रेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम को नेग्लेक्ट करके रखते हैं। अब देखो बात कैसे आती है कि रोटेशनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी इसकी। अच्छा, अब ये एटॉम है, राइट, बहुत ही छोटा सा है, ये अगर रोटेट कर रहा है, सपोज करते हैं एक्स एक्सिस में रोटेट कर रहा है, बट क्या पता चल रहा है एक सिंगल एटॉम है एक्स एक्सिस में रोटेट कर रहा है? आपको पता चल रहा है? नहीं, राइट। तो इसीलिए इसके रोटेशनल को भी नेग्लिजिबल मानते हैं। क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होती है रोटेशन की, वो बहुत ही नेग्लिजिबल हो जाएगी इन केस ऑफ वन सिंगल एटॉम, नेग्लिजिबल हो जाएगी। नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो किसी भी एक्सिस के अलोंग रोटेट करे, चाहे एक्स के अलोंग रोटेट करे, चाहे वाई के अलोंग रोटेट करे, या फिर जेड के अलोंग रोटेट करे, ये पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो बहुत ही कम हो जाएगी, इसलिए रोटेशनल को हम 0 मानते हैं। ट्रांसलेशनल के लिए देखो क्या हो सकती है, एक्स में जाएगी, वाई में जाएगी, जेड में जाएगी। तो ट्रांसलेशन के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लिख सकते। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इसकी कितनी हो गई? F इक्वल्स टू ट्रांसलेशनल के लिए बस 3। ठीक है, तो ये हुआ मोनो एटॉमिक केस का। अब अगर बात करें कि डाई एटॉमिक, मतलब जिसमें 2 एटॉम जुड़े हैं। ठीक है, देखो जैसे मेरे पास है, मैंने इसे जोड़ दिया इसमें, अब मेरे पास ये बन गई क्या, एक डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटॉम जुड़े हैं, बीच में एक बॉन्ड लगा हुआ है। ठीक है, तो दूसरा मैं देखता हूं डाई एटॉमिक के लिए। ठीक है, क्या होगा अभी देखो, फिर से अगर सिर्फ एक्स एक्सिस के अलोंग रोटेट करें, देखो यहां पे एक्स एक्सिस के अलोंग ये रोटेट अगर कर रही है, तो फिर से इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रोटेशन नेग्लिजिबल। तो एक रोटेशन के लिए मैं माइनस कर दिया। ठीक है, तो रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो सकती है? अब सिर्फ ये वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकती है, लाइक दिस, राइट, इस तरह से वाई एक्सिस के अलोंग रोटेट कर सकती है, राइट, और फिर जेड एक्सिस के अलोंग इस तरह से रोटेट कर सकती है। तो इसकी रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई 2, लेकिन ट्रांसलेशनल एक्स वाई जेड 3। तो डिग्री, टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ऑफ अ डायटोमिक मॉलिक्यूल 5। ठीक है, समझ में आ रही है बात? तो समझ में आ रही है ना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो हमने डायटोमिक का देखा, मोनो एटॉमिक का देखा। अब केस अगर ट्राई एटॉमिक का हो, तो ट्राई एटॉमिक में ना 2 केस हो सकते हैं। कैसे? एक हो सकता है लीनियर वाला, जिसमें तीनों एटॉम एक ही साथ हो, और एक हो सकता है नॉन लीनियर, कुछ इस तरह का ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, तो देखो ट्राई एटॉमिक के केस में क्या हो जाएगा, फिर रोटेशनल इसको मिलेगी क्या, 2 मिलेगी, राइट, ट्रांसलेशन 3 मिलेगी। तो ऐसे डायटोमिक, मोनो एटॉमिक का, ट्राई एटॉमिक का हम करके एक जनरलाइज फॉर्मूला निकाल सकते हैं, दैट इज नंबर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम F इक्वल्स टू 3a माइनस R, राइट, और कहीं कहीं पे इसे C या फिर कांस्टेंट भी लिखा जाता है, C। अच्छा, अब इसमें से क्या हो रहा है, ये देखो F क्या है, F आपको बताएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, DOF। ठीक है, A क्या बताएगा, नंबर ऑफ एटॉम्स। ठीक है, और आप R बताएगा नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन विथ एटॉम, विथ ईच अदर। ठीक है, ईच अदर हम अगर लिखे तो वो बेटर रहेगा। ठीक है, अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, F इक्वल्स टू 3a माइनस R। सो अगर मैं ट्राई एटॉमिक केस का बात करूं, तो ट्राई एटॉमिक केस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम ट्राई एटॉमिक, ओके ओके, नेक्स्ट पेज में ही लिखते हैं। ठीक है, हम क्या जाने, हमने अभी एक फॉर्मूला डिराइव करके लिखा है F इक्वल्स टू 3a माइनस R। ठीक है, बाय हमने जो भी इससे पहले हमने देखा था मोनोएटॉमिक, डायटोमिक, उस केस से हमने ये डिराइव करके ऐसा लिखा है। ठीक है, अब देखो फॉर ट्राइएटॉमिक केस, ट्राइएटॉमिक एटॉम के लिए अगर ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए देखें,
ट्राइएटॉमिक। इस केस में हम क्या देख रहे हैं, ए क्या है, 3 है, ट्राइएटॉमिक यानी कि 3। अब अगर लीनियर की बात करें, अच्छा चलो यहां पे लीनियर लिख देते हैं, लीनियर मॉलिक्यूल अगर है, लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है, CO2 फॉर एग्जांपल CO2, ठीक है, इस तरह का अगर है तो यहां पे एटॉम कितने हो गए, 1 2 3 एटॉम। अ नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, मतलब एक दूसरे में कितने रिलेशन है, सी और ओ में ये एक रिलेशन आ गया, ये आ गया दूसरा रिलेशन, तो आर कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। अब देखो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितना आ जाएगा, 3 into 3 दैट इज 9 माइनस 2, सो वी कैन सिंपली राइट 7, ठीक है। ट्राइएटॉमिक केस में जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगी लीनियर मॉलिक्यूल की, वो क्या आएगी, 7। ओके, अब अगर बात करते हैं नॉन लीनियर हुआ तो, नॉन लीनियर हुआ तो, ठीक है, या फिर कॉन्स्ट्रेन, या और जो भी हम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट क्या लिखे थे, रिलेशन बिटवीन ईच अदर, तो मतलब ये वाला मॉलिक्यूल हमारे पास रहता है, ठीक है, ये वाला मॉलिक्यूल रहता है, ठीक है। तो इस टाइप का अगर कोई भी मॉलिक्यूल हुआ, NH2 NH3 कुछ भी आप ले सकते हो, उसमें क्या हो जा रहा है, देखो इसमें क्या हो जा रही है, 1 2 3, सो आर हम लिख सकते हैं 3, एटम वही हो जाएगी 3, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 3 into 3 minus 3, 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ अ ट्राइएटॉमिक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इज 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। ओके, कभी कभी क्वेश्चन में ना वाइब्रेशनल मोड भी पूछा जाता है, कभी कभी मतलब बहुत ही रेयर है। अगर वाइब्रेशनल किसी क्वेश्चन में आपसे दिया रहे कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम भी आपको कंसीडर करना है, तो आपको बिना सोचे वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आप 2 लिख देना। कितना लिखना, 2 लिख देना। समझ में आ रही, मतलब जो टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगी इसमें 2 और +2 ऐड करना, अगर वाइब्रेशनल नेग्लेक्ट नहीं किया जा रहा है, ठीक है। इसका प्रूफ आपको हायर क्लासेज, हायर स्टडीज आप करोगे तो मिलेगा कि वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी क्यों होती है। ओके, एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग सा लॉ आता है, दैट इज द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट अ सिस्टम और अ मॉलिक्यूल विच इज डायनेमिकल सिस्टम, मतलब जो मूव कर रही है, ठीक है, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, अगर वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है, द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज शेयर्ड इक्वली इन बाय ऑल द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। तो जैसे कि काइनेटिक एनर्जी, हमने ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी, दैट इज 3/2 nRT, ये हमने पढ़ा था पिछले वाले वीडियो में। अगर नहीं देखा तो उसको अभी देख लो, मतलब ये वीडियो देखने के बाद भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट कुछ कुछ कंसेप्ट रिलेटेड है। ओके, क्या है काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन 3/2 nRT हम देखे थे। अब ये था ट्रांसलेशन की टोटल काइनेटिक एनर्जी, जिसमें एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस सारे का मिला के ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशनल लिखा हुआ है। अब इक्विपार्टीशन लॉ ऑफ एनर्जी ये कहता है कि जो टोटल एनर्जी होगी ना, ट्रांसलेशन की टोटल एनर्जी कितनी है, 3/2 nRT, ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी तीनों पार्टिकल, तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में, राइट। तीनों डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, अगर जिसकी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 है, ठीक है। फॉर एग्जांपल डायटोमिक अगर मैं बात करूं, डायटोमिक के केस में, तो इसमें क्या था डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, इसके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में हमने लिखा था, देखो कैसे निकाल सके, 3 into A यानी कि 2 एटम माइनस 1, सो 3 2 6 माइनस 5, सो 5 हो गई डायटोमिक के केस में। मोनो एटोमिक के केस में कितना था, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम 3 थी। तो अगर मैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके केस में लिखूं, तो इसको मैं काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इस तरह से लिख सकता हूं, दैट इज 3/2 nRT by 3, जिसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/2 nRT, ठीक है। और इसे काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन, इसे मैं F/2 nRT लिख सकता हूं। सो F/2 nRT अगर एक के केस में होगा, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितनी होगी उतना मैं पुट कर दूंगा। इसमें क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम देखो 3 है, तो F की वैल्यू अगर मैं 3 पुट करूं, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन इक्वल्स टू 3/2 nRT हो जाएगा। ऑन
डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये बोल रहा जा रहा है। तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन यही कहता है कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी वो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्वली डिवाइड होगा, ठीक है, इक्वली वो शेयर्ड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डायटोमिक के केस में बात करूं तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रांसलेशन ये क्या हो जाएगा, F/2nRT। फॉर डायटोमिक डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी है, 5। सो काइनेटिक एनर्जी डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी हो रही है, 5/2nRT। रोटेशनल के केस में जो एनर्जी होगा दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन। अगर मैं लिखूं तो उसको मैं लिख सकता हूं F-3/2nRT, ठीक है। इसका डेरिवेशन में करके नहीं दिखाया हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। F/3/2nRT कितनी हो जाएगी, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम में इक्विपार्टीशन से, ठीक है। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम जितनी होगी F वो इसमें पुट करोगे और -3/2 करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यही क्या कहता है, इक्विपार्टीशन लॉ कहता है। ओके, तो रोटेशनल के केस में आ गया। अच्छा, वाइब्रेशन का हमने क्या किया, वाइब्रेशन का क्या किया था, देखो वाइब्रेशन के केस में जो एनर्जी होगी ना वो काइनेटिक एनर्जी भी होगी, साथ ही साथ पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, दोनों होगी, राइट। और आइडियल गैस के केस में हमने वाइब्रेशन को नेग्लेक्ट कर रखा है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट फिर भी अगर वाइब्रेशन का कुछ हो तो आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम में +2 ऐड कर सकते हो, ठीक है। बट इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। बहुत पहले 1-2 सवाल पूछे गए थे मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन में, मैं वो सवाल भी करवा दूंगा जहां पे वाइब्रेशन का केस कंसीडर किया गया है। ओके, और पोटेंशियल एनर्जी को हम नेग्लेक्ट करके रखते हैं और वाइब्रेशन में पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों ही इन्वॉल्व होगा, तो इसलिए मैं वाइब्रेशन का भी नहीं बता रहा हूं। तो ट्रांसलेशन के केस में काइनेटिक एनर्जी होती है 3/2, काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो इक्विपार्टीशन कहता है कि इक्वली शेयर्ड होगा, उसमें हम F/2nRT लिख सकते हैं। और रोटेशनल के केस में F-3/2nRT, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है एज पर द जेईई एग्जाम के लिए, ठीक है। मीन फ्री पाथ एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बट इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। क्या है इस टॉपिक में कि सपोज करते हैं कि हमने एक गैस मॉलिक्यूल का अगर कंसीडर कर रखा है किसी चेंबर में, एक गैस मॉलिक्यूल्स को, ठीक है, लेकिन मॉलिक्यूल्स तो गैस में बहुत सारे हैं, ठीक है। अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं किसी एक मॉलिक्यूल, सपोज ये है मॉलिक्यूल, ठीक है। इसको मैं, इसकी मोशन को अगर मैं ऑब्जर्व करूं अच्छे से तो बहुत ही माइक्रोस्कोपिकली अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मुझे क्या दिखेगा कि ये मॉलिक्यूल क्या होती है, हमने क्या कंसीडर करा था कि एक मॉलिक्यूल है स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि भले ही स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है लेकिन कहीं ना कहीं पे ये कोलिजन हो रहा है। आइडियल गैस के केस में ये दो मॉलिक्यूल के बीच का जो कोलिजन है इसको हमने परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन माना है। तो अगर इलास्टिक कोलिजन होगा तो ये यहां से डिफ्लेक्ट होगी, किसी और मॉलिक्यूल पे टकराएगी, फिर से किसी और मॉलिक्यूल पे टकराएगी, फिर किसी और, ऐसे इसका मोशन इतना रैंडम इसका हो जाएगा, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ क्या कहता है, देखो फ्री टाइम बिना कोलिजन के ये कहां कहां ट्रैवल कर रही है, यहां से यहां तक बिना कोलिजन के, यहां से यहां तक बिना कोलिजन के, यहां से यहां तक बिना कोलिजन के। इस तरह से इस पाथ जो बिना कोलिजन के, बिना दो मॉलिक्यूल्स के कोलिजन से पहले जो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है वो जितना पाथ ट्रैवल की उसे हम क्या कहेंगे, फ्री पाथ। और इसी फ्री पाथ का अगर मैं एवरेज निकाल लूं तो मुझे क्या मिलेगा, मीन फ्री पाथ। समझ में आ गई बात कि मीन फ्री पाथ क्या कहा जाता है, थोड़ा सा समझते। एज पार्टिकल पास थ्रू मटेरियल दे अंडरगो कोलिजन दैट में चेंज देयर डायरेक्शंस, okay, of motion. The average distance between these collisions is therefore a measure of probability of a particular interaction and this distance is generally known as mean free path. Probability of interaction मतलब कितने मॉलिक्यूल्स के साथ ये टकरा सकती है, राइट। 10 मॉलिक्यूल के साथ टकराई, सपोज करते मैं एक रफ सा एग्जांपल लेता हूं कि ये यहां से यहां तक पहुंचने तक 10 मॉलिक्यूल से टकराई, तो 10 मॉलिक्यूल के बीच में 9 पाथ हो जाएगा, राइट।
ये एक पाथ, ये एक पाथ, ये एक पाथ। तो इस तरह से हम इसकी प्रोबेबिलिटी से इसे डिफाइन कर सकते। ओके, तो यही था मीन फ्री पाथ, मतलब कि एक मॉलिक्यूल कोलिजन से पहले जितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी फ्रीली, राइट, धक्का नहीं लग रहा, मैं ट्रैवल कर सकता हूं, अचानक से टक्कर हो गई, ठीक है, तो वो जब तक मैं टक्कर होने से पहले तक वो मेरी फ्री पाथ है। ऐसे बहुत सारे फ्री पाथ का अगर मैं एवरेज निकालूं तो मैं एक मीन फ्री पाथ ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में निकाल सकता हूं। अब मीन फ्री पाथ को थोड़ा डिफाइन करते या फिर थोड़ा उसे मीन फ्री पाथ के एक्सप्रेशन को डिराइव करने की कोशिश करते। तो सपोज करता हूं मेरे पास एक एटॉम है, ठीक है, और ये किसी एक सिलेंडर में मूव कर रहा है। तो ये सिलेंडर कुछ इस तरह से है, ठीक है, सच दैट कि यहां पे एक और एटॉम है, एक और मॉलिक्यूल है, सपोज करते हैं ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, एक और मॉलिक्यूल है जिसकी सेंटर इसके सिलेंडर के एज पे आ रही है, ठीक है, सिलेंडर के एज पे आ रही है, और ये सिलेंडर इस तरह से बनाया गया है कि इसके बीच में एक ही मॉलिक्यूल एडजस्ट हो सकता है, ठीक है, इस तरह से हमने कंसीडर किया है कि इसके बीच में एक ही मॉलिक्यूल एडजस्ट हो सकता है। तो इसकी डायमीटर कितनी है, d, इसकी रेडियस कितनी है, सपोज r, यानी कि d/2 हम लिख सकते हैं, ठीक है, और सारे मॉलिक्यूल का हमने एजम्पशन में क्या माना था कि सारे मॉलिक्यूल्स को सेम मान रहे हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं कंसीडर करता हूं इसकी डायमीटर है d और d/2 यहां है, तो इस सिलेंडर की लेंथ जो होगी वो क्या हो जाएगी, d प्लस, यानी कि 2d आ जाएगी लेंथ, ठीक है, इसकी रेडियस, सॉरी, इसकी डायमीटर कितनी आएगी, d प्लस d/2 प्लस d/2 d, यानी ये इसकी पूरी की पूरी डायमीटर आएगी 2d, और इसकी रेडियस जो होगी वो होगी d रेडियस की ये सिलेंडर हमने कंसीडर कर ली है, वेयर ये मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो d है। ओके, अब देखो इतना ही सिंपल सा बात है, यहाँ थोड़ा कंसीडरेशन हमने किया है। अब क्या किया कि ये मॉलिक्यूल इधर मूव कर रही है, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब ये मूव कर रही है तो इसके बीच में जो और भी मॉलिक्यूल्स है उसकी नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम लिखते हैं n से। n क्या है, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, ये क्या होती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या होगी, नंबर डेंसिटी। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम को हम लिख रहे हैं डेंसिटी। सपोज करते अब कि इसने इतना डिस्टेंस मूव किया इन टाइम t टाइम में कुछ एक डिस्टेंस इसने मूव किया, ठीक है, तो इतना डिस्टेंस मूव करने में इसने कितना वॉल्यूम कवर किया सिलेंडर का, वो कैसे पता करेंगे, वो पता करते हैं इस तरह से कि वॉल्यूम swept by the molecule, वॉल्यूम swept by the molecule in time t टाइम में कितना वॉल्यूम इसने स्वेप्ट किया या फिर कितना वॉल्यूम इसने कवर किया। तो v क्या हो जाएगी, एरिया इनटू लेंथ, ठीक है, सो पाई d स्क्वायर, ये होगी क्या, वॉल्यूम। अब लेंथ कैसे निकालेंगे, तो सपोज करते ये वेलोसिटी v से मूव कर रही है ये मॉलिक्यूल, ठीक है, और टाइम लगा इसे t, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L इक्वल्स टू vt, ये हम मान सकते हैं लेंथ। तो लेंथ की जगह पे vt हम पुट कर दे, v इज द वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड t इज द टाइम, ठीक है, तो वॉल्यूम स्वेप्ट इन टाइम t हमें इतना मिल गया पाई d स्क्वायर vt, ठीक है, पाई d स्क्वायर vt। अब देखो कोलिजन फ्रीक्वेंसी अगर मैं निकालूं, मतलब या फिर सिंपली कोलिजन के बारे में निकालूं, पहले कोलिजन निकालते कि नंबर ऑफ कोलिजन्स कितना हुए होंगे, यहां से यहां तक इसने मूव किया, इतने वॉल्यूम स्वैप किया, तो इस बीच में कितने कोलिजन्स हुए होंगे। तो नंबर ऑफ
कोलिजन्स को कैसे मैं निकाल सकता हूं कि इतना वॉल्यूम इसने स्वैप किया, मतलब इतना वॉल्यूम इसने कवर किया, ठीक है, और इसके साथ में अगर नंबर डेंसिटी को मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे नंबर ऑफ कोलिजन्स मिल जाएंगे, राइट, कि इतने वॉल्यूम में इतने नंबर डेंसिटी से ये कोलाइड कर सकती है। सो नंबर ऑफ कोलिजन में भी n इंटू पाई डी स्क्वायर वीटी, ठीक है। ये क्या नंबर ऑफ कोलिजन्स। कोलिजन फ्रीक्वेंसी निकाले तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी का क्या मतलब है, यानी नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, मतलब और पर सेकेंड हम कह सकते हैं, पर यूनिट टाइम में जस्ट टी टाइम के बाद कितना कोलिजन हुआ, टी टाइम के बाद कितना कोलिजन हुआ, ये है नंबर फ्रीक्वेंसी, राइट, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। सो नंबर ऑफ कोलिजन्स, ये है नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम। सो वी कैन सिंपली राइट n पाई डी स्क्वायर वी। ये क्या आ गया हमारे पास, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। अगर इसी का उल्टा करूं तो मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा, टाइम पीरियड बिटवीन ईच कोलिजन, कोलिजन बिटवीन ईच कोलिजन हमें क्या मिल जाएगा, टाइम पीरियड मिल जाएगा, जिसे हम रिलैक्सेशन टाइम भी कहते हैं। ठीक है, ये कितनी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी का उल्टा, यानी फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स 1/n पाई डी स्क्वायर वी। ये क्या हमें मिल गया, ये हमें मिल गया रिलैक्सेशन टाइम। तो अब देखो बात क्या हो जाएगी, अगर मैं मीन फ्री पाथ की बात करूं, रिलैक्सेशन टाइम मुझे मिल गया, कोलिजन फ्रीक्वेंसी से हमें रिलैक्सेशन टाइम मिला। अब मीन फ्री पाथ जो लैम्डा होगी दैट इज द फ्री पाथ। तो एक फ्री पाथ हम निकाल सकते हैं ऐसे कि ये जो जितनी टाइम मिली मुझे इनटू मैं वेलोसिटी करूंगा तो मुझे फ्री पाथ मिल जाएगा। ऐसे ही फ्री पाथ का अगर मैं मीन निकालूं तो मुझे उसे हम कहते हैं क्या, लैम्डा। लैम्डा इज द मीन फ्री पाथ। तो लैम्डा को हम लिख सकते हैं v डैश दैट इज द एवरेज वेलोसिटी, राइट। एक फ्री पाथ के निकालूंगा तो मैं v से ही करूंगा इसे, v इंटू टाइम, लेकिन मैं एवरेज निकाल रहा हूं तो v डैश लिख रहा हूं, दैट इज द v बार। ये क्या है, एवरेज वेलोसिटी इंटू रिलैक्सेशन टाइम, तो वो कितना है 1/n पाई डी स्क्वायर। अब यहां पे भी मैं एवरेज वेलोसिटी पुट कर दूंगा, दैट्स इट। तो यहां से वेलोसिटी विल कैंसिल आउट, तो हमारे पास जो लैम्डा आएगी वो क्या बचेगी, 1/n पाई डी स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो गई, लैम्डा फॉर लैम्डा मतलब मीन फ्री पाथ, ये इतनी वैल्यू, ये इसकी फॉर्मूला आ जाएगी। ओके, इसका इक्वेशन आ जाएगा। अब देखो अगर मैं इस केस में कंसीडर करूं तो यहां पे क्या किया कि मेरे पास जो ये मॉलिक्यूल है, जो सिंपली ये वाली मॉलिक्यूल है, इसको मैंने मूव करवाया है। बाकी के जो दो मॉलिक्यूल्स है जैसे कि ये या इसके आसपास के भी जो मॉलिक्यूल्स हैं उसको मान लिया मैंने क्या, रेस्ट पे। बट एक्चुअल में क्या ऐसा होता है कि एक मॉलिक्यूल मूव करे बाकी सारे रेस्ट पे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो सारे मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, उस बीच में जो कोलिजन होती है उससे रिलेटेड हम मीन फ्री पाथ पढ़ते हैं। तो अगर मैं सारे मॉलिक्यूल के मोशन को कंसीडर करूं तो मेरा जो मीन फ्री पाथ है वो कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा, दैट इज 1/√2 इंटू n पाई डी स्क्वायर। ठीक है, n पाई डी स्क्वायर। तो ये हमारी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ मीन फ्री पाथ। समझ में आ गई। ओके, तो हमने क्या पढ़ा था मीन फ्री पाथ में कि ये जो मीन फ्री पाथ है वो क्या है कि दो कोलिजन के बीच का जो टाइम जो पाथ है, जो डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं क्या, फ्री पाथ। ऐसे ही बहुत सारे फ्री पाथ का जो मीन अगर हम निकाले तो उसे हम कहेंगे मीन फ्री पाथ। अब देखो अगर मैं एक मॉलिक्यूल्स को बहुत ही माइक्रोस्कोप से अगर मैं नोटिस करूं कि किसी एक मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल में क्या इनके अंदर हो रहा है, तो मुझे जो मोशन दिखेगा इनका वो कुछ इस तरह से होगा। हर एक कोलिजन में ये कोलाइड किया, ऐसे आया, कोलाइड किया, ऐसे गया, ऐसे गया, कोलाइड किया। तो इनकी जो मोशन है ये कुछ जिगजैग मोशन हम कह सकते हैं, रैंडम जिगजैग मोशन, राइट। तो इस टाइप के जिगजैग मोशन को हम ब्राउनियन मोशन कहा जाता है, ब्राउनियन मोशन
कहते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा चैप्टर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस खत्म होता है। इसके बारे में डिटेल में डिग्रीज ऑफ फ्रीडम और आप केमिस्ट्री में पढ़ सकते हो बाय अर्पित सर। तो ऐसे वीडियोस के लिए लर्नो आपके साथ आप बने रहिए, क्योंकि लर्नो फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।